नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण का एग्जाम्पल 8 करेंगे। कौन सा एग्जाम्पल 8 करेंगे? देखिए, हमने पीछे भी कुछ सवाल कर लिए हैं और इसकी जो थ्योरी वगैरह है उसके नोट्स भी बना लिए हैं। तो आज एग्जाम्पल 8 को करते हैं और आप पूरी क्लास अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें ताकि जो भी पढ़ाया जाए वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर समझ में नहीं आया, तो आप पूरा देखते नहीं हो, पूरा देखो। और पूरा देखने के बाद में यदि आपके समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें कि कौन सा टॉपिक है या कौन सी बात है वो आपके समझ में नहीं आई है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित जानकारी से जेरोक्स लिमिटेड के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण कंप्लीट पूछा, इसका मतलब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तीनों के आधार पर क्या बनाना है? कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, जो सूचनाएं दी होती है वो बैलेंस शीट में दी गई होती है। और बैलेंस शीट में देखिए हमारे पास क्या दिया गया, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2016 की सूचनाएं दी गई है। यानी इसमें ये तो जो सूचना है वो 17 की और ये है 16 की, यानी 16-17 की हमें सूचनाएं दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि जब बैलेंस शीट हम देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के अकाउंट नहीं बनाने हैं। इसके अलावा जो कैश एंड बैंक है उसका अकाउंट नहीं बनाए। इसके अलावा आप समस्त अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि कैश फ्लो जो हम बनाते हैं वो बड़ी आसानी से बन जाता है और किसी प्रकार की गलती होने की उसमें संभावना नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए, इसमें सबसे पहला है अंश पूंजी, यानी इसमें देखते हैं अंशधारक निधि में। तो सबसे पहले क्या है? अंश पूंजी। तो अंश पूंजी 2016 में 31 मार्च 16 को कितनी थी? 10 लाख। बढ़कर कितनी होगी? 5 लाख। इसका मतलब हमने 5 लाख के और शेयर इश्यू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा है रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में जो पहले कितना था 6 लाख, बढ़ के कितना हो गया 7,50,000, यानी 1.5 लाख रुपये रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया। अब इसकी जो सूचना है वो नीचे एक लाइन लिखी गई, इसको पढ़िए आप। अधिशेष अर्थात लाभ हानि विवरण का शेष है। लाभ हानि विवरण का शेष है, यानी लाभ था वो पहले 6 लाख था, बढ़कर कितना हो गया 7.5 लाख, यानी वर्ष के दौरान कितना लाभ हुआ? 1,50,000 रुपये। ये लाभ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋणों की बात करते हैं तो ऋण पहले कितने थे? 2 लाख, घटकर कितने हो गए? 1 लाख, यानी 1 लाख ऋणों का हमने भुगतान कर दिया था। शुरू में 2 लाख थे और अंत में 1 लाख बचे। इसका मतलब 1 लाख का क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। चालू दायित्व है जो करंट लायबिलिटीज है उनके खाते में नहीं बनाने हैं, क्योंकि इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेते हैं, तो इसका अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। संपत्तियों की बात करते हैं तो संपत्तियों में देखिए, मूर्त संपत्तियों की बात करते हैं। मूर्त संपत्तियों में हमारे पास पहले कितनी थी? 12 लाख, घटकर कितनी होगी? 10,10,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अमूर्त संपत्तियों में हमारे पास क्या है? ख्याति है। ख्याति पहले कितनी थी? 2 लाख, घटकर कितनी होगी? 1,80,000 रुपये। गैर चालू निवेश की बात करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। शुरू में कुछ नहीं थे, बाद में कितने हो गए? 6 लाख, यानी 6 लाख हमने क्या कर दिए? निवेश कर दिए। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो संपत्तियां है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में चली जाएगी, और जो दायित्व से संबंधित मदद थी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में चली जाएगी, और जो चालू संपत्ति और चालू दायित्व वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चली जाएगी। अब जो संपत्तियां और दायित्व उनका देखिए नीचे अलग अलग वर्गीकरण दिया गया है, जो हमें खाता बनाते समय ध्यान में रखना है। देखिए, दीर्घकालीन ऋण के बारे में बात करते हैं तो दीर्घकालीन ऋण में जो इस प्रकार से है कि 9% डिबेंचर था। 9% जो डिबेंचर है वो 2 लाख था। यहाँ पर 31 मार्च को कुछ नहीं है, जीरो। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया? भुगतान हो गया। और बैंक लोन की बात करते हैं तो बैंक लोन यहाँ पर कुछ नहीं था साल के शुरू में, और अंत में कितना हो गया? 1 लाख, यानी हमने ऋण पत्रों का तो क्या कर दिया? भुगतान कर दिया, और बैंक लोन ले लिया। कितना? 1 लाख। ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगी। ठीक है, संपत्तियों की बात करते हैं। देखिए, संपत्ति हमारे पास अलग अलग दे रखी है कि जो भूमि एवं भवन है वो शुरू में कितना था? 8 लाख, बाद में कितना बच गया? 6,50,000। इसका मतलब हमने जो अंतर है वो 1.5 लाख रुपए का जो भूमि एवं भवन है वो बेच दिया।
कितना का बच दिया, 1,50,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। संयंत्र और मशीनरी की बात करते हैं कि जो हमारे साल शुरू में कितने हैं 4 लाख और लास्ट में कितना बच गया 3,60,000। तो संयंत्र और मशीनरी के बारे में देखिए, जो नीचे हम अतिरिक्त सूचनाएं पढ़ते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें डेप्रिसिएशन लगा है या इस मशीन को या संयंत्र को बेचा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, कमी हुई है, और इसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है। भूमि एवं भवन में और प्लांट एंड मशीन, ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत चली जाएगी। इसके अलावा हम हस्तस्थ रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो हमारे पास कितने थे, 3,40,000 ओपनिंग थे और क्लोजिंग कितने, 3,75,000 रुपये है। ठीक है, अब जो अतिरिक्त सूचनाएं उनको पढ़ते हैं उसके बाद में प्रश्न को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि हमें प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। जिस प्रश्न को हम कर रहे हैं वो प्रश्न अगर अच्छे से समझ में आ गया तो उसका उत्तर देना बड़ा आसान हो जाता है। यदि प्रश्न ही समझ में नहीं आता है तो हम क्या उत्तर देंगे। अब देखिए लिखा है कि 31 मार्च 2016-17 को और 15-16 को प्रस्तावित लाभांश 2,25,000 और 1,50,000, यानी 16-17 का तो प्रस्तावित लाभांश 2,25,000 और 15-16 का कितना है 1,50,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, प्रस्तावित लाभांश जो पिछले वर्ष का होता है उसका चालू वर्ष में भुगतान कर दिया जाता है, तो इसको हम जब प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे उसमें ध्यान रखना इसका। उसके बाद में लिखा है नंबर 2 के आयकर चुकाया गया जिसमें 15,000 रुपये लाभांश करके थे, यानी जो भी हम इनकम टैक्स पेड करेंगे उसमें से 15,000 रुपये जो होगा वो लाभांश करके राशि होगा, यानी 15,000 रुपये इनकम टैक्स पेड में से घटाएंगे और 15,000 को हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स तो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में घटता है लास्ट में, लेकिन 15,000 रुपये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें घटाने हैं, दिखाने हैं इसको। ठीक है, 1,50,000 पुस्तक मूल्य के भूमि भवन को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी 1,50,000 का 10% कितना हो गया 15,000 रुपये प्रॉफिट पर बेचा गया। जब अकाउंट बनाएंगे तब इसको देखेंगे। संयंत्र एंड मशीनरी का हमने देखा था कि 4 लाख की मशीन है वो 3,60,000 की बची है, तो इसका मतलब इस पर देखिए क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा 4 नंबर बिंदु पढ़िए आप। मशीन संयंत्र मशीनरी पर आज की दर कितनी है 10%। और उसके अलावा लिखा है नीचे कि अप्रैल 2017 को 9% ऋण पत्रों का शोधन किया गया और 5% बैंक ऋण लिया गया। ये बात तो हमें बैलेंस शीट देखने से पता चल गई थी कि ऋण पत्र है वो शुरू में थे बाद में नहीं थे, अंत में, इसका मतलब शोधन कर दिया गया, उनका भुगतान कर दिया गया। और बैंक लोन साल के शुरू में नहीं थे और अंत में थे, इसका मतलब बैंक ऋण ले लिया गया। ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, दायित्व से संबंधित है। इसलिए चलिए सबके पहले खाते बनाएंगे, खाते बनाकर फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हमने बनाया शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो शेयर कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज यानी दायित्व पक्ष का है, तो इसका जो प्रारंभिक शेष है वो किस पक्ष में लिखा जाएगा, क्रेडिट पक्ष में। तो बाय बैलेंस बीडी कितना 10 लाख। ठीक है, और अंतिम बैलेंस इसमें पर्सन बैलेंस शीट में दिया गया वो कितना था 15 लाख। मैंने बताया था कि साल के शुरू में शेयर कैपिटल 10 लाख है और अंत में 15 लाख होगी, इसका मतलब 5 लाख रुपए हमने प्राप्त कर लिए। तो ये 5 लाख रुपए में क्या हो गए, प्राप्त हो गए। बाई कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ गया, मतलब अंतर आ गया, और ये 5 लाख रुपए, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो हो गया एक तरीके से। दूसरा 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर का तो क्या कर दिया गया, शोधन कर दिया गया। तो इसका जो प्रारंभिक शेष है उसको हम लिखेंगे 9% डिबेंचर बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि दायित्व पक्ष के मध्य दायित्व डिबेंचर, तो इसका जो प्रारंभिक शेष है वो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 2 लाख। और 2 लाख रुपए का क्या कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं, तो टू कैश आउट, ये क्या हो गया, कैश आउटफ्लो हो गया, हमारे पास ये राशि चली गई। यानी बाई कैश है वो तो राशि क्या होती है, इनफ्लो होती है, और टू कैश राशि होती है वो कैश आउटफ्लो होती है। यानी बाई कैश में तो राशि प्राप्त होती है और टू कैश में राशि जाती है। ठीक है, उसके बाद में बैंक लोन अकाउंट बनाते हैं। बैंक लोन अकाउंट है वो साल के शुरू में कुछ नहीं था, तो बाय बैलेंस बीडी है, हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि शुरू में था ही नहीं हमारे पास। और साल के अंत में कितना दे रखा था 1 लाख, तो 1 लाख कहाँ से आया, यानी हमने साल के दौरान प्राप्त किया, तो बाई कैश कितना 1 लाख, ये हमारे पास इनफ्लो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। तो हमने ऊपर देखा शेयर कैपिटल में इनफ्लो हो रहा है, डिबेंचर में आउटफ्लो हो रहा है, और बैंक लोन में क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। इसके अलावा हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का देखिए जो प्रारंभिक और अंतिम बैलेंस है वो प्रश्न में दिया गया है। बैलेंस शीट में चलते हैं एक बार, ये देखिए कि जो करादान के लिए प्रावधान कितना, शुरू में 80,000 और अंत में 95,000 रुपये। ठीक है, देख लिया। अब इसका खाता बना के इसको समझते हैं।
तो जो प्रारंभिक शेष था उसको तो लिख दिया बाय बैलेंस BD कितना 80,000, और जो अंतिम शेष था उसको लिख दिया टू बैलेंस CD 95,000। अब देखिए प्रश्न में यदि अन्यथा कुछ नहीं कहा गया हो कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज करना है या कितना भुगतान करना है, तो जो साल के शुरू का इनकम टैक्स है, जो कर का प्रावधान है, उसका हम ये मानेंगे कि इसका भुगतान कर दिया। जो 80,000 रुपये साल के शुरू का बैलेंस है उसको हमने क्या कर दिया, टू केस यानी 80,000 रुपये हमने टैक्स का भुगतान कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 80,000 रुपये घटा देंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अंतर कितना आ गया, 95,000 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर में हम देखते हैं कि जो टैक्स का भुगतान है वो कितना है 80,000, इसमें से 15,000 रुपये लाभांश करके वो घटाने, तो 65,000 रुपये बचेगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन फॉर टैक्स है वो कितना है 95,000, जो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, उसमें ये 95,000 रुपये जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने बनाया लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, संपत्ति पक्ष हो गया, और संपत्ति पक्ष होता है तो उसका प्रारंभिक जो शेष लिखा जाए वो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। किस पक्ष में, डेबिट पक्ष में। तो टू बैलेंस BD कितना 8 लाख, और इसका जो अंतिम शेष है वो कितना है बाय बैलेंस CD 6,50,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न में एक बात कही गई थी कि 1,50,000 पुस्तक मूल्य के जो बिल्डिंग है उसको 10% लाभ पर बेचा गया, तो 1,50,000 रुपये की तो बिल्डिंग हो गई, और 15,000 उस पर क्या हो गया, लाभ। क्यों 10% लाभ है, तो जोड़ेंगे तो 1,65,000 रुपये में बेचने से प्राप्त होंगे बाई कैश, यानी ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और बाई कैश इसका मतलब कैश इनफ्लो हुआ कितना 1,65,000, ठीक है। और 15,000 रुपये का हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना 15,000 रुपये। अगर लॉस होता तो बाई लॉस कर देते, और प्रॉफिट हुआ तो हमने टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कर दिया। तो ये बन गया लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। उसके बाद में हम बढ़ाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। देखिए प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट जब बनाते हैं तो इसका जो प्रारंभिक शेष है वो कितना है 4 लाख, और प्रश्न में कहा गया है अतिरिक्त सूचना में आप पढ़ना कि प्लांट एंड मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया 40,000, कितना 40,000, तो बाई डेप्रिसिएशन कितना 40,000 रुपये। तो अंतिम शेष कितना था 3,60,000 रुपये। ये क्लोज हो गया अकाउंट, इसमें कुछ शेष वगैरह की कोई बात वाली है नहीं, इसमें 4 लाख रुपये दोनों की साइड की जोड़ मिल गई। क्यों, प्रारंभिक शेष 4,40,000 डेप्रिसिएशन और अंतिम शेष 3,60,000, तो ठीक है, बेचने खरीदने वाली कोई बात नहीं है इसमें। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का हम खाता बनाते हैं। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है वो संपत्ति पक्ष है, तो टू बैलेंस BD की हम बात करते हैं, तो इसका प्रारंभिक शेष कुछ था ही नहीं, अंतिम शेष दे रखा था कितना 6 लाख। इसका मतलब 6 लाख हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट वो कहाँ से, कि हमने 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो टू केस है, तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत राशि गई हमारे पास से। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड की बात करते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट हम बनाते हैं। तो मैंने बताया था पिछले सत्र का जो प्रस्तावित लाभांश है उसका हम क्या कर देंगे, भुगतान कर देंगे। तो टू केस कितना 1,50,000, और इसको किस में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे 1,50,000 रुपये को, ठीक है। ये अतिरिक्त सूचना में 1 नंबर पर दिया गया, तो हमने इसको पढ़ लिया था। अब टैक्स की बात करते हैं। तो टैक्स का हमने देखा कि कर का भुगतान कितना किया गया साल के अंदर में, हमने टैक्स का अकाउंट बनाया था। तो टू केस कितना आया था 80,000, जिसमें से 15,000 रुपये तो किसका है, डिविडेंड का है। तो 15,000 रुपये डिविडेंड के घटा दिए। तो प्रचालन से संबंधित या ऑपरेटिंग से संबंधित कितना टैक्स चुकाया हमने, 65,000 रुपये चुकाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लास्ट में घटाते हैं, वहाँ ध्यान रखना है 65,000 को। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं, तो उसको देखते हैं। हमने देखा कि वर्ष के दौरान नेट प्रॉफिट कितना हुआ 1.5 लाख रुपये। कैसे हुआ कि साल के शुरू में 6 लाख था और साल के अंत में 7,50,000, तो 7,50,000 में 6 लाख घटाए, तो वर्ष के दौरान लाभ कितना हुआ 1,50,000। इसके अलावा जो इनकम टैक्स है वो जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। बिफोर का मतलब टैक्स जुड़ा हुआ, तो टैक्स को जोड़ा, टैक्स कितना जुड़ेगा 95,000 रुपये। अब 95,000 क्यों जुड़ेगा, तो आप कहोगे गुरुजी 80,000 रुपये टैक्स चुकाया, 95 क्यों जोड़े, क्योंकि जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया उसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है 95,000 रुपये, इसलिए 95,000 रुपये जुड़ेंगे, ठीक है। और प्रपोज डिविडेंड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया था 1,50,000 रुपये, तो वो भी हम जोड़ देते हैं इसमें, कितना 1,50,000। तो इन तीनों को जोड़ने पर हमारे पास राशि कितनी आती है 3,95,000 रुपये। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम,
ठीक है। इसके बाद में हम एक गुडविल का अकाउंट और बना लेते हैं, क्योंकि गुडविल हमारे पास अदृश्य या अमूर्त संपत्ति है। तो हमारे पास प्रारंभिक जो गुडविल थी वो कितनी थी, 2 लाख, और अंतिम गुडविल दे रखी है पर्सन में जो बैलेंस शीट में 1,80,000। तो अंतर किस पक्ष में आया, बाई पक्ष में। तो बाई पक्ष में जो अंतर आया वो किस नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। अगर ये अंतर गुडविल अकाउंट का 2 में आता, किस पक्ष में, 2 में, तो किस नाम से लिखा जाता, कैश के नाम से लिखा जाता। ठीक है ना। तो ये 20,000 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में गुडविल, यानी अमूर्त संपत्तियाँ जैसे गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, उसमें अगर इस तरीके का हम अकाउंट बनाते हैं तो अगर क्रेडिट पक्ष में अगर अंतरा रहता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, जो अदृश्य संपत्तियां हैं, ठीक है ना। तो अदृश्य संपत्तियों की हम बात करते हैं तो अगर बाई पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में अगर अंतर आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, और डेबिट पक्ष में अंतर आता है तो टू कैश के नाम से लिखेंगे। चलिए हम इसका कैश फ्लो बना लेते हैं। सारे अकाउंट बन गए, सारी समझ में आ गई। अब हम इसका क्या बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं। तो कैश फ्लो में देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर क्या बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है। ठीक है। तो ऊपर हमने गणना देखी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, 3,95,000। किस या 1,50,000 रुपये प्रॉफिट, 95,000 रुपये टैक्स के, और 1,50,000 रुपये प्रपोज डिविडेंड के जोड़ने पर कितने आ गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 95,000 रुपये। ठीक है। अब हमें एडजस्टमेंट करना है एक तो किसका, कि जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है, उनको हमें करना है कि जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस या जो नुकसान है जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उनको तो जोड़ देंगे, और जो प्रॉफिट अगर इस तरीके का कोई है तो उसको घटा देंगे। इसके अलावा हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का भी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है। तो देखिए एडजस्टमेंट फॉर सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना, 40,000, प्लांट एंड मशीनरी का। फिर गुडविल रिटर्न ऑफ में बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया था, 20,000 रुपये। और इसके अलावा कोई हमें इस तरीके का नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग लॉस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रॉफिट हुआ था कि आप किस पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये घट जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है, और लॉस होते हैं वो जुड़ते हैं। तो इन सभी को जोड़ने घटाने के बाद हमारे पास जो राशि कितनी बची, 4,40,000 रुपये। देखिए कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का हम समायोजन कर देते हैं। उसके बाद में जो राशि आती है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें करेंगे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का समायोजन। क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का समायोजन जब हम करेंगे तो एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब मैंने आपको बताया था कि जो चालू संपत्तियों में वृद्धि है वो तो घटेगी, और चालू संपत्तियों में कमी है वो जुड़ेगी। चालू दायित्व में वृद्धि जुड़ेगी और चालू दायित्व में कमी घटेगी। तो इसमें जो कमी और वृद्धि है वो बैलेंस शीट में साफ साफ दे रखी है। उसके आधार पर हम लिखेंगे किस चीज़ में वृद्धि हो रही है, किस चीज़ में कमी हो रही है। वृद्धि होती है तो इंक्रीज लिखेंगे, कमी होती है तो डिक्रीज लिखेंगे। इंक्रीज इन स्टॉक, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज इन स्टॉक। तो स्टॉक क्या है, चालू संपत्ति है, तो इसमें इंक्रीज हो तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, माइनस होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, यानी व्यापारिक प्राप्यों में वृद्धि हुई है, जो डेटर्स वगैरह है उसमें वृद्धि हुई है, तो ये भी चालू दायित्व में वृद्धि हुई है, तो ये भी क्या होगा, घटेगा। और डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, और चालू दायित्व में कमी हुई है, इसका मतलब ये क्या होगा, घटेगा। तो ये तीनों घटेंगे। तो तीनों की हमने क्या लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि घटने वाले आइटम के हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो इनका समायोजन करने के बाद में 80,000, 50,000 और 10,000 का 4,40,000 में घटाव करने के बाद में हमारे पास राशि कितनी बची, 3 लाख रुपए। इसके आगे हमने क्या लिखा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कितने, 3 लाख रुपए। ठीक है। अब इसमें से घटेगा इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स है वो हमने साल में 80,000 रुपये चुका है, लेकिन 15,000 रुपये तो लाभांश का था। तो प्रचालन से संबंधित कितना हो गया, 65,000 रुपये। ऊपर हमने वर्किंग नोट में इसको साफ साफ लिखा है, वहां से देख लेना दोबारा। तो लेस इनकम टैक्स कितना, 65,000 रुपये। तो 65,000 रुपये हमने घटाया, तो इसके हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा लेना भाई। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना इसके। तो ब्रैकेट लगाने के बाद में 3 लाख में से 65,000 घटेगा, 2,35,000 रुपये बच गया। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए प्लस में बच्चे, इसका मतलब इनफ्लो है। अगर माइनस में, ब्रैकेट में बचते, माइनस में बचते तो वो यूज हो जाता या आउटफ्लो हो जाता। ठीक है ना। उसके बाद में हम बढ़ाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए संपत्तियों के हमने 2 ही खाते बनाए हैं। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, जिसमें हमने देखा कि 1,65,000 रुपये की हमने बेची। ठीक है।
दूसरा हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, तो उसमें हमने देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, ठीक है। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जिसमें बाई कैश अंतर आया था, तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने, 1,65,000, ये तो क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी इसमें राशि गई है, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी तो राशि गई, और जो लैंड एंड बिल्डिंग बेची तो उसमें राशि आई, तो ये तो हो गया इनफ्लो और ये हो गया आउटफ्लो। इसके लिए हमने इसके क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो हमारे पास 1,65,000 रुपये तो आए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से और गए कितने, 6 लाख। इसका मतलब हमारे पास क्या रह गया, आउटफ्लो रह गया कितना, 4,35,000। इसलिए हमने इसके क्या लगा रखा है, ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऊपर वाले में क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि वहाँ पर राशि प्लस में थी और यहाँ पर राशि माइनस में आ गई, यानी हमें प्राप्त तो 1,65,000 हुए, लेकिन चुकाई कितने, 6 लाख। तो हमें 4,35,000 का आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का बनाते हैं, नंबर 3 लगा के, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब देखिए हमने इसमें जो जो खाते बनाए थे, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट है, डिबेंचर अकाउंट है, बैंक लोन अकाउंट है और प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट है, इन सभी का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इश्यू फ्रॉम शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल इश्यू करने से तो हमें राशि प्राप्त हुई थी कितनी, 5 लाख, तो ये इनफ्लो है, तो ये राशि जुड़ जाएगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी रिडम्पशन 9% जो रिडम्पशन है उसका हमने जो 9% डिबेंचर है उनका रिडम्पशन भुगतान कर दिया, तो राशि गई हमारे पास, तो ये आउटफ्लो गई, ये माइनस हो जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम बैंक लोन, ये इनफ्लो है, हमारे पास राशि आ रही तो ये जुड़ जाएगी। और डिविडेंड पेड, डिविडेंड का हमने भुगतान किया है तो ये राशि घट जाएगी, राशि जा रही है हमारे पास से। और टैक्स पेड ऑन डिविडेंड यानी लाभांश करके जो राशि चुकाई है वो भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जो जो माइनस की उसके लिए हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब इन सबको जब प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस करने के बाद में जैसे प्लस के 5 लाख हो गए, 1 लाख गए, 6 लाख, और इसमें से राशि घटा देते हैं, 2 लाख, 1.5 लाख, 3.5 और 3,65,000 घटाने के बाद में हमारे पास राशि कितनी बचती है, 2,35,000 रुपये प्लस में बचते हैं। तो हमने क्या लिखा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, हमारे पास प्लस में बच गई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में बची, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस में यानी आउटफ्लो हुआ, यूज हुआ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत भी प्लस में बची है हमारे पास, इनफ्लो हुआ है 2,35,000 रुपये का। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने क्या लिखा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने के बाद में हमारे पास जो राशि बचती है वो कितनी बचती है, देखिए कितनी बचती है, राशि कितनी कितनी एक बार देख लेते हैं, चलो ऊपर राशि देख लेते हैं कि 2,35,000 रुपये तो किसके हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के, ठीक है। और 4,35,000 रुपये हो गए आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के, ठीक है ना। और 2,35,000 रुपये हो गए हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के, कितने हो गए, 2,35,000। हाँ एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 2,35,000 रुपये तो हो गए किसके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के, और 2,35,000 ही हो गए हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो, तो ये हो गए 4,70,000 रुपये, ये इनफ्लो है, ठीक है। और आउटफ्लो हमारे पास कितना है, 4,35,000 रुपये किसके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के। तो 4,70,000 में से 4,35,000 रुपये हमने घटा दिए, तो हमारे पास तीनों के प्लस माइनस करने के बाद कितने बचे, 35,000 रुपये बचे, कितने, 35,000 रुपये। तो ये हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 35,000 रुपये, ठीक है। अब ओपनिंग कैश और जो क्लोजिंग कैश एंड बैंक है वो हम देख लेते हैं, बैलेंस शीट में एक बार नज़र मार लेते हैं। देखिए हमारे पास ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना है, 3,40,000, और क्लोजिंग कितना है, 3,75,000। यानी जो इंक्रीज आया है उसको हम ओपनिंग में जोड़ देंगे, कितना आया था, 35,000 आया था, कितना, 35,000। तो इसको जोड़ने पर हमारे पास क्लोजिंग आना चाहिए, तो 3,40,000 प्लस 35,000 कितने हो गए, 3,75,000 मिल गया। इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया जो आंसर है वो एकदम सही है, ठीक है ना। तो नेट इंक्रीज कितना आया, 35,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है ना। उसको हम ओपनिंग कैश में जोड़ते हैं, जो
प्रारंभिक रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 3,40,000, उसमें 35,000 रुपये जोड़ते हैं तो हमारे पास राशि कितनी आती है? 3,75,000 रुपये आती है जोड़ने पर। इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया सवाल एकदम सही है, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट में कितना दे रखा है क्लोजिंग? 3,75,000 ही दे रखे है। चलिए प्रश्न में कर लेते हैं इसको ठीक थोड़ा सा। तो ये हमारी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ा हमने, कितना आ गया? 35,000। अब एट ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना है? 3,40,000। तो जोड़ने पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड कितना आएगा? 3,75,000 आएगा। इसको ठीक कर लेना भाई, 3,70,000 इसको 3,75,000 कर लेना। बैलेंस शीट में अभी हमने देखा था कितना है? 3,75,000 रुपये। तो फिर विद्यार्थियों इस प्रकार से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें लास्ट में हमें ये देखना है कि जो तीनों एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, इन तीनों को प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास राशि आती है उसको हम ओपनिंग कैश एंड बैंक में जोड़ेंगे। किसमें? ओपनिंग कैश एंड बैंक में। और जोड़ने के बाद में जो राशि आती है वो अपने आप क्लोजिंग आ जाती है। इसका मतलब हमारे द्वारा किया जो आंसर है, हमने जो प्रश्न को हल किया है वो एकदम सही है। तो पहले विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने ये सवाल कर लिया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लासों में इसके जो बचे हुए सवाल है वो और करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछें कमेंट करके, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो फिर विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।